Welcoming you all on ATP Star, a super learning platform. Today I am presenting you Madhya Pradesh paper analysis for the year 2019 and 20. Welcoming you all my kids, I am Oliver Banerjee, your social science educator, and let's start this video. So the first question will have from the history, and usually in all the states, usually the first question it would be from the हिस्ट्री ओनली. वेटेज भी बेटा सबसे ज़्यादा जो है ना वो हिस्ट्री को ही दी गई है, उसके बाद थोड़ी सी ज्योग्राफी को, फिर उसके बाद और थोड़ी सी कम जो है वो सिविक्स को एंड देन इकोनॉमिक्स को. ये जो है हमारा यूजुअली पैटर्न चलता है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली. ओके, सो बेसिकली ये पैटर्न चलता है इन स्टेट्स में एंड फॉर राजस्थान ऑल्सो, फॉर गुजरात ऑल्सो. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करती हूँ कर्नाटका की, केरला की, तमिलनाडु की, सो यहाँ पे जो है ना वो सबसे ज़्यादा वेटेज दी जाती है इकोनॉमिक्स को एंड देन हिस्ट्री को. सो इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में जो है यहाँ पे एक फाइट चलती है, क्वेश्चन फाइट. ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश का. सो पेपर कौन सा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, हिस्ट्री का. तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. Which of the following cities is not related to the Indus civilization? Indus civilization या हड़प्पा civilization दिख जाए तो दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि ये दोनों एक ही चीज़ है. ये Indus civilization जो है ना ये टारगेट करता है एक पूरे एरिया को, उस एरिया में रहने वाली जो लोगों की बस्ती थी उस बस्ती को कहा जाता है Indus civilization. ओके, और इसका नाम जो है ना वो एक हड़प्पा civilization भी थोड़ा फेमस है क्योंकि वहाँ पे एक प्लेस था फेमस, हड़प्पा. इंडस सिविलाइजेशन अगर हम देखते हैं सो ये इंडिया प्लस पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है एंड पूरा पाकिस्तान एरिया, सो इंडिया का क्राउन से लेके पाकिस्तान वाले एरिया को, इस पूरे एरिया को कहा जाता है इंडस सिविलाइजेशन. ओके, और ये प्रेजेंटली जो है ना हड़प्पा हम बात कर रहे हैं, सो वो चला गया है कहाँ पे, पाकिस्तान में. अब क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से क्या इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है. मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल या पाटलिपुत्र, इन सभी की अगर हम बात करते हैं ना सो ऑप्शन बहुत ही क्लियर है हमारे पास, वो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या कहता है, पाटलिपुत्र. ओके, सो पाटलिपुत्र जो है ना बेटा ये तो कहाँ पे आ जाता है, ये कुछ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य टाइम पीरियड से था और ये इंडस सिविलाइजेशन से जो है वो रिलेट नहीं करता है. सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इस टाइम पे फर्स्ट वॉर जो था ना 1857, यहाँ पे जो है ना वो गवर्नर जनरल कौन थे. सो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहाउजी, ओके, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड तो हम इनके आगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ आंसर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि 1857 के टाइम पे कौन महाशय जो है वो इंडिया में थे. सो वो कौन थे, चार्ल्स कैनिंग. ओके, और इन्होंने जो है ना एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने सर्व किया था 1856 टू 1862, मीन्स ऑलमोस्ट 6 years. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज. तो सत्य शोधक समाज जो है ना ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि लोगों के बेटरमेंट के लिए, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए एंड स्पेशली जो बैकवर्ड सोसाइटी थी या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी या लो कास्ट पीपल थे उनके बेटरमेंट के लिए बनाया गया था. तो कौन कौन है यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले एंड स्वामी विवेकानंद. बहुत ही क्लियर सा ऑप्शन है बेटा. अच्छा, एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाया गया था पुणे में. अब आप समझ ही सकते हैं वो कौन थे, ज्योतिबा फूले. ओके, सो सत्य शोधक समाज जो है ना ये सोशल रिफॉर्मर कम्युनिटी जो बनाया गया था, ये कुछ हुआ था 24 सितंबर 1873. कब हुआ, कहाँ पे हुआ था, पुणे. और इसको बनाने वाले कौन थे, ज्योतिबा फूले अलॉन्ग विद हिज वाइफ. ओके, सो अगले क्वेश्चन पे जंप कर देते हैं हम. Which of the following foreign travelers came to India during चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड. ओके, सो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में कौन इनमें से जो है इंडिया में कुछ घूमने फिरने के लिए आ गए थे. सो इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में आए, उन्होंने स्टडी की, ऐसे स्कॉलर्स बने एंड देन इंडिया के ऊपर कोई बुक लिख के गए, एज एन एम्बेसडर उन्होंने अपनी कंट्री को भी शो किया. कौन थे, सो फर्स्ट एग्जाम्पल ये फा शियन, ओके, एरियन, जुआन जैंग या हुआन जैंग एंड देन मेगास्थीन्स. ये जो चाइनीज़ या वियतनामीज़ जो नेम्स है ना ये इतने
टंग ट्विस्टेड है बट इट्स ओके, हमें पढ़ना ही है। इजी जो कि प्रोनाउंसिएशन में है, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थीन्स। ये जो है ग्रीस से थे और ये जो है वो एज एन एम्बेसडर इंडिया में आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में। ओके, सो मेगास्थीन्स अ ग्रीक हिस्टोरियन, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी एंशिएंट इंडिया पे। ओके, और उसके अलावा इन्हें जो है वो किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने, और ये आ गए थे चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में। ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। मूविंग अहेड, Who among the following is called the भोज ऑफ आंध्रा? तो भोज ऑफ आंध्रा जो है वो किसे कहा जाता है, इनमें से वो कौन से किंग है? कृष्णदेवराय, ओके, वीर नरसिम्हा, इमादी नरसिम्हा, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज राजेंद्र चोल। तो ये जो भोज ऑफ आंध्रा है ना, अच्छा इस किंग को है ना, एक पहला तो ये कि बहुत सारे टाइटल्स मिले थे जिसमें से एक भोज ऑफ आंध्रा भी था। ये क्या स्पेशलिटी थी इनकी, ये स्पेशलिटी थी कि ये ना जजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, मतलब बहुत ही फेयर जस्टिस लविंग थे ये। ओके, और इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, ये ना इंडिया के वेद्स में बहुत बिलीव करते थे, और ऑल एंड ऑल आई कैन से कि ये बहुत ही पॉपुलर किंग थे। नाउ जस्ट रिवील द आंसर। अच्छा, एक और छोटा सा ऑप्शन हिंट छोटा सा, कि इनका जो नेम है ना वो कुछ एक लॉर्ड को रिजेंबल करता है। नाउ इट्स वेरी क्लियर। ओके, सो कृष्णदेव राय, और उन्हें कौन कौन से टाइटल मिले हैं, तो कन्नड़ राज्य रमाना, जिसका मतलब होता है रमणा, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कन्नड़ एम्पायर। उसके अलावा आंध्र भोज, तो ये ने किंग भोज ऑफ आंध्रा, तो ये भी इन्हें एक मिला है टाइटल। एंड देन गौ ब्राह्मणा प्रतिपालक, मतलब कुछ गौ की बात हो रही है, मीन्स काउ की बात हो रही है कि ओके, सो प्रोटेक्टर ऑफ काउज एंड ब्राह्मण्स। एंड देन मोरू रायरा गनंदा, सो ये जो है किंग ऑफ 3 किंग्स, मतलब इनको जो है ना वो किंग ऑफ 3 किंग्स ये भी टाइटल दिया गया है। सो ऑल एंड ऑल उन्हें 4 टाइटल्स मिले हैं, और दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ 1 तीर एंड 3-4 निशाने, एंड वी गॉट हियर 4 निशाने बिकॉज एक ही क्वेश्चन में हमने चारों चीज़ें सीख ली है। चलो, तो याद रखेंगे हम कृष्णदेव राय को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर देते हैं अब हम। खंडरिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है ये खंडरिया महादेव टेम्पल? ये है खजुराहो में, या बादामी में, अजनिया में, या एलोरा में। ओके, तो थोड़ा बहुत है ना स्पेलिंग इधर उधर कई बार हो सकता है, आप लोग ज़रूर करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन है खंडरिया महादेव टेम्पल जो है वो खजुराहो में है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ऑल एंड ऑल एनटीएससी एग्जाम में है ना ये बहुत ही कॉमन पूछे वाले क्वेश्चंस है कि कोई फेमस टेम्पल जो है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कोई वो जो फेमस टेम्पल है ना वो कौन से आर्ट एंड स्टाइल से जो है वो बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें है ना अपनी स्किल्स को ज़रूर पॉलिश करेंगे। ओके, मूविंग अहेड, वेयर इज द एंशियंट कोस्टल सेटलमेंट अरिकामेडु लोकेटेड? सो ये अरिकामेडु लोकेट कहाँ पे है भाई? विशाखापट्टनम में है, चेन्नई में है, पुडुचेरी में है, या पोर्ट ब्लेयर में है? हम बात कर रहे हैं एक कोस्टल सेटलमेंट की। तो कोस्टल क्या होता है? एक ऐसा लैंड जिसके आसपास की पानी है। ओके, चलो आंसर रिवील कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अरिकामेडु जो है ये आर्कोलॉजिकल साइट है, सर्दर्न इंडिया में है, और ये पुडुचेरी में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा क्या है? ये एक बुक है जो कि बताती है कि हुमायूं ने क्या अच्छे अच्छे काम किए थे, इनका बैकग्राउंड कैसा था, कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं, और इनका पूरा जो है ना वो लाइफस्टाइल बताते हैं। हुमायूं नामा लिखने के लिए जो है ना वो अकबर ने फोर्स किया था अपनी बुआ को। ओके, क्योंकि ये जो बुक है ना वो इन्हीं की जो है फैमिली में रहने वाली एक बहुत अच्छे पर्सन जो कि इनकी आंट थी, सो उन्होंने ये बुक लिखी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, गुलबदन बेगानी, अबुल फजल बादायूनी एंड बारनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट्स गुलबदन बेगम। ओके, सो हुमायूं नामा जो है ना ये गुलबदन ने लिखी है बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना उस स्पेलिंग को हम ठीक कर लेंगे। इट्स गुलबदन बेगम, और आई कैन से गुलबदन बेगानी। सो ये जो है ये मुगल प्रिंसेस है, ठीक है, और ये बाबर की जो है वो डॉटर थी, तो इन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, हु रोट कीरतर्जुनिया? सो ये जो है ना कीरतर्जुनिया ये किसने लिखी थी? शूद्रका ने, भैरवी ने, कल्हान ने, या बिल्हान ने?
ऐसे बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्सेज है ना, तो इन लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि क्या किसने कब लिखा है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शंस देख लिए हमने, करेक्ट आंसर भी आ गया है भाई अब तो। सो ये कीर्तर्जुनिया जो है ना, ये किसने लिखी थी? बुक थी ये अर्जुन एंड दी माउंटेन मैन, और ये लिखी थी भैरवी ने, जो कि एक संस्कृत पोइट है। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉग? सो ये फॉरवर्ड ब्लॉग जो है ना, ये किसने फॉर्म किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? चलो सबसे पहले तो ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। छोटा सा हिंट कि ये पार्टी जो है ना, ये फॉर्मेशन इसका हुआ था वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल से तो हम बेटा आइडिया लगा ही सकते हैं कि इनमें से कौन जो है वो बंगाल से रिलेट करते थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस। सो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये बनाया गया था 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था इसे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये जो है ना, एक लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। लोथल द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, स्टार क्वेश्चन है ये आज के पेपर में। चलो इसको मार्क भी कर देते हैं स्टार, मैंने स्टार मार्क किया है, आप चाहो तो इसको सन या मून भी मार्क कर सकते हो। ये पूछ रहा है कि लोथल जो है ना, ये कौन से स्टेट में आता है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी से हम समझते हैं मतलब आसपास तो भाई पानी होगा ही सही, समुद्र नदी तो होगी सही। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ राजस्थान की, हरियाणा की या पंजाब की, क्या यहाँ पे आसपास कुछ है? अगर मैं बात करती हूँ गुजरात की, सो क्या यहाँ पे है? बहुत क्लियर है आंसर। ये जो है ना, ये कहाँ पे है? लोकेटेड इज नहीं, लोथल आएगा यहाँ पे। सो लोथल is located between the Sabarmati and Bhogavo rivers near the Gulf of Khambat in Gujarat. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जबकि हमें इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, क्लासिक क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रानी दुर्गावती जो है ये कहाँ की क्वीन थी? गढ़, रीवा, जयपुर और झांसी। रानी दुर्गावती जिनका कि हमारे हिस्ट्री में बहुत ही फेमस नाम है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ना अकबर को 3 बार हरा दिया था, और ये ऐसी पहली थी प्रिंसेस थी जिन्होंने कि अकबर को हरा दिया था, महारानी थी। चलो देख लेते हैं, रानी दुर्गावती जो है ये क्वीन थी जिन्होंने अकबर को 3 बार हरा दिया था, और ये जो है गढ़ कटंगा, जो कि कहाँ जाता है? गोंडवाना लैंड में आ जाता है, ये वहाँ से बिलोंग करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या कहता है ये कहता है, हु एस्टेब्लिश्ड द खालसा इन 1699 AD? Now I have to give a mark for this question, and I will mark as a triangle because this triangle shows that this question has been asked repeatedly from all over the states. बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खालसा फॉर्म जो है किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु तेज बहादुर ने? ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं के नाम पे डैम है, तो ये याद रख लेना। ओके, तो खालसा ट्रेडिशन जो है इनिशिएट हुआ था, कब हुआ था? 1699 में, और 10th गुरु जो थे सिखिज्म के, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशिष्टि? तो प्रयाग प्रशिष्टि के ऑथर कौन थे? कालिदास और हरिसेन या वरहमेर और शूद्रक? ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं, इसका क्या होना चाहिए? आंसर है हरिसेन। ये जो है ये कोर्ट पोइट थे, किसके टाइम पे थे बच्चा? समुद्रगुप्त के टाइम पे, और इन्होंने जो है समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स को इस बुक में लिखा है, प्रयाग प्रशिष्टि में। चलो आगे आ जाते हैं, प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। ओके, नॉट बुक, इंस्क्रिप्शन। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, पूछ रहा है, लोथल द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड। सो लोथल जो कि क्या है, एक पोर्ट सिटी है, ये कहाँ पे कौन से स्टेट में थी? ओके, सो ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। जब भी हमें क्वेश्चन में दिख गया है पोर्ट सिटी, सो पोर्ट सिटी मतलब क्या है भाई? जहाँ पे कि
पानी है, शिप है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो पंजाब के आसपास कौन सी नदी बह रही है, या राजस्थान या हरियाणा। कॉर्नर की बात हो रही है भाई, कॉर्नर से चलते हुए चलो। सो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 विच इज टॉकिंग अबाउट गुजरात। ठीक है, सो लोथल जो है वो कहाँ पे है, रिवर भोगावो और रिवर साबरमती के बीच में, इसको हम लोथल कर लेंगे। सो लोथल जो है ये भोगावो या साबरमती रिवर्स के पास में है, और कि ये गल्फ ऑफ खंबत के भी थोड़ा सा पास में, ये गुजरात में है। मेन इन्फॉर्मेशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती जो है ये कहाँ की क्वीन थी, गढ़ की थी, रीवा की थी, जयपुर की थी या झांसी की थी। सो हमें ये याद रखना है कि रानी दुर्गावती घर में थी, और इनकी स्पेशलिटी पता है क्या थी, इन्होंने अकबर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हरा दिया था। ठीक है, चलो रानी दुर्गावती जो कि क्वीन थी, अकबर को 3 बार हरा दिया था। वो गढ़ कटंग से या कटंगा से जो है वो बिलोंग करती थी, जो कि कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है गोंडवाना का नॉर्दर्न पार्ट। सो प्रेजेंटिंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द खालसा इन 1699 AD। खालसा ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सो ये रिपीटेडली टाइम्स पूछे जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो इस क्वेश्चन को ना स्टार तो मार्क नहीं करेंगे, इसको हम मार्क कर देते हैं ट्रायंगल। वाई ट्रायंगल? बिकॉज इसका ना कोई वो नहीं है, एक साइड नहीं है, मतलब बार बार पूछा जा चुका है अलग अलग स्टेट्स पे। चलो, सो गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेज बहादुर, ये बेटा बनाया था गुरु गोविंद सिंह ने। आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से लर्न कर लेंगे कि इनके नाम पे जो है ना वो डैम भी है एक। तो खालसा ट्रेडिशन इनिशिएटेड इन 1699, 10th सिख गुरु गोविंद सिंह ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशिष्टि। सो प्रयाग प्रशिष्टि जो है ना, इसके ऑथर कौन थे। ऑप्शंस गिवन है कालिदास, हरिसेन, ब्रह्मिर या शूद्रक। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस क्या थे भाई, ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। ओके, देख लेते हैं हरिसेन जो कि कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के, और इन्होंने समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में जो है इस प्रयाग प्रशिष्टि में लिखा था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जंप कर लेते हैं। अश्वघोष द राइटर ऑफ बुद्ध चरित्र बिलोंग्ड टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर। सो अश्वघोष जो है ना, ये कौन से रूलर के कोर्ट से बिलोंग करते थे। ऑप्शंस है हमारे पास कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिरबिसार और आई कैन से बिंदुसार। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर में है ना थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, स्टेट्स वाले अच्छे से नहीं पढ़ते बच्चे। चलो, हमने देख लिया है यहाँ पे ऑप्शंस। करेक्ट आंसर की हम बात कर लेते हैं। सो ये कनिष्क के जो है कोर्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी। मैंग्रोव्स की बात हो रही है ना, सो हमें ये याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छे हैं, तमिलनाडु में बहुत अच्छे हैं, केरला में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन गिवन है, लेट्स चेक आउट। अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। अगर वेस्ट बंगाल गिवन है तो हम दूसरे किसी ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, अगर वेस्ट बंगाल गिवन नहीं है तो हम बात करेंगे के की। ओके, अदरवाइज विल चूज एंड विल गो फॉर WB। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर इन इट्स लास्ट स्टेज फॉर्म्स। अच्छा, अब यहाँ से जो है हम ज्योग्राफी में भी एंटर कर चुके हैं, हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं रिवर्स वाले चैप्टर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ NTSE क्वेश्चन पेपर। जब कहीं किसी जगह से रिवर फ्लो करती है, सो ये अलग अलग फॉर्म लेती है, ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट करती है, अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, अलग अलग सिटीज़ को कवर करती है, लेकिन फाइनल इसका जो डेस्टिनेशन होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है या तो कोई ओशियन, ओके, और एनी सी, एनी गल्फ और एनी बे। ये इसके कुछ फाइनल डेस्टिनेशंस होते हैं रिवर की। ओके, सो रिवर जो है या फिर तो किसी बड़ी रिवर में जाके मर्ज हो जाएगी, या किसी ओशियन में जाके, या किसी समुद्र में जाके, या किसी गल्फ में जाके, या किसी बे में जाके, लेकिन अल्टीमेटली जाती ये इसी जगह पे है। जब ये एक रिवर जो है कहीं पे फ्लो होती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, तो ये ना एक लास्ट में कुछ क्रिएट करती है, उसको हम क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं।
waterfall, flood plains, delta और estuary और अदरवाइज ऑक्सबो लेक। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा और ईस्टुअरी। डेल्टा या ईस्टुअरी से हम क्या मतलब समझते हैं? डेल्टा का मतलब होता है अ ट्रायंगुलर एरिया वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर रिवरल्स बिफोर मर्जिंग इनटू सी और ओशियन। ठीक है, ये क्या है? ये एक रिवर है, ट्रायंगुलर फॉर्म बना रही है और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स इसकी निकल के गिर जाती है। सो ये हो जाएगा डेल्टा। अगर हम बात करते हैं ईस्टुअरी की, सो ईस्टुअरी क्या है? एक रिवर है, ओके, और अब ये बह गई। सो ये ऐसे भी गई, ऐसे भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, पूरा इसने ऑलमोस्ट चारों डायरेक्शंस जो है ना क्लियर मतलब कवर कर लिए है। सो ये हो जाएगा ईस्टुअरी। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा है, सो ये हो जाएगा डेल्टा। रिवर अपने लास्ट स्टेज में डेल्टा और ईस्टुअरी क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदरी ट्रीज आर फाउंड इन, सो ये संदरी और सुंदरी ट्रीज ये सुंदर सुंदर से स्टेट में है एंड दैट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी है और यहाँ पे रॉयल टाइगर्स भी है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। इसको रिलेट कर देंगे हम वेस्ट बंगाल से। आंखें बंद करके मार्क करेंगे बच्चे, आंसर तो हम सारे देखेंगे भी नहीं, आई मीन ऑप्शंस नहीं देखेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर वेस्ट बंगाल आ गया है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंग्रोव वाला एरिया है, सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है, या फिर ये एरिया है वेस्ट बंगाल, इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख जाएगा, हम उसी ऑप्शन को फटाफट से ग्रैब कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। विच स्केल इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सो इसमें से जो है ना वो फ्रैक्शन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स से बहुत अच्छे से पढ़ा है, फ्रैक्शन क्लास 4 और 5 में आ जाता है भाई। चलो, 1 इंच इज इक्वल टू, सो यहाँ पे बात हो रही है इज इक्वल्स टू। इक्वल्स टू वाला क्या फ्रैक्शन हो सकता है? यहाँ पे इसने स्पेलिंग दे रखी है, यहाँ पे इसने साइन दे रखा है। 1 सेंटीमीटर फॉर 10 किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट से चेंज हो गई है। और नेक्स्ट है 1:1 लाख। ओके, सो रेशो है, फ्रैक्शन है, वन एंड द सेम थिंग। हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? सो ये कहीं वादियों में है। वो वादियाँ कहाँ की हो सकती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या असम। हम मार्क करेंगे यू फॉर उत्तराखंड एंड दिस ऑप्शन इज इन बी फॉर बी ऑप्शन में है। चलो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जब इंडियंस को समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या करना है, पूरे इंडिया को संभालना है, तो सबसे पहला जो उनके सामने जो एक प्रॉब्लम थी ना वो थी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। उसके लिए वो लोग लेके आ गए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। धीरे धीरे दूसरे प्लान्स पे भी फोकस किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आ जाता है वाइट रेवोल्यूशन, देन आ जाता है ब्लू रेवोल्यूशन और उसके बाद आ जाता है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किसे शो करता है? फ्रूट प्रोडक्शन, शीप रियरिंग, फिश प्रोडक्शन और एडिबल ऑयल्स एंड स्टीक्स। सो येलो इसमें से क्या हो सकता है? एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड, जिसको येलो कलर से प्रेजेंट किया है। हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या कह रहा है कि जो येलो रेवोल्यूशन है ये लॉन्च किया गया था 1986 से 1987 टाइम पीरियड में। ये क्या था? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, और स्पेशली किसका? मस्टर्ड का या फिर सेसमे सीड्स का। सो येलो रेवोल्यूशन की कहानी क्लियर होगी। अगेन अ क्लासिक क्वेश्चन विद एक तीर एंड 3 निशाने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indian states is also known as the land of Red River and Blue Hills? ठीक है, सो इनमें से क्या है जिस जगह को कहा जाता है लैंड ऑफ रेड रिवर, जहाँ पे रेड रिवर है और जो इसके हिल्स है ना वो ब्लू है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको कहा जाता है लैंड ऑफ रेड रिवर और ब्लू हिल्स। रेड तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिवर ब्रह्मपुत्र को शो कर रहा है, और ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है और वो कुछ बादलों से घिरे रहते हैं तो वो कुछ ब्लू ब्लू लग जाता है। ठीक है, सो ब्लू रेफर्स टू द हिल्स फॉर्मिंग अ ब्लू क्लाउड।
सो ब्लू क्लाउड की वजह से इसे ब्लू हिल्स भी कहा जाता है। आसाम, याद रखना, रेड किस लिए है? ब्रह्मपुत्र की वजह से, रिवर ब्रह्मपुत्र के कलर की वजह से। Which of the following is not a metallic mineral? So metallic mineral कौन से minerals होते हैं? वो minerals जिसमें कि metals present होते हैं उसे metallic mineral कहा जाता है। आयरन metal है of course, मैग्नीज metal है, गोल्ड में भी थोड़ा बहुत metal है। अगर हम बात करते हैं कोल की, सो भाई कोल कैसे हो सकता है? ये तो जलाने के काम आता है, धुआं बनाने के काम में, उड़ाने के स्टीम में, अलग अलग जगह पे इसे यूज़ लिया जाता है। सो कोल जो है ना ये metallic minerals नहीं है। मिनरल विच कंटेन वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स वो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है? हमारे पास गिवन है ऑप्शंस त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, असम और मिजोरम। अगर हम बात करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की, सो ये आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा में। साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली जो है ना वो बिल्कुल चुपचाप रहती है, बिल्कुल बातें नहीं करती आप लोगों की तरह। ओके, तो ये तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में है या हिमाचल प्रदेश में है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, बस हमें याद रखना है। कहाँ पे आ जाता है ये आ जाता है केरला में। मूविंग अहेड, रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत चाइना इज कॉल्ड। सो रिवर ब्रह्मपुत्र का जो है वो तिब्बत में क्या नाम है? रिवर ब्रह्मपुत्र जो है ये इंडिया की एक ऐसी मैजिकल रिवर है जो कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करते हैं ना, सो ये आंध्र प्रदेश में जानी जाती है दिहांग के नाम से। उसके बाद ये आ जाती है आसाम में, और आसाम में इसे कुछ लोहित भी कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। उसके बाद आसाम के में जगह के बाद जो है ये जहाँ भी जाती है वहाँ पे से इसके पॉपुलर नेम ब्रह्मपुत्र से ही पहचाना जाता है। वेस्ट बंगाल से होती हुई जब ये रिवर जाती है, फाइनली एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ना इस रिवर को क्या कहा जाता है? रिवर जमुना। ठीक है, सो गंगा और जमुना वाला जमुना है ये, और तिब्बत में इसे कहा जाता है, बहुत ही यूनिक नेम है इसका, रिवर सांगपो। क्या है? रिवर सांगपो। मेघना, सांगपो, पद्मा एंड देबंगा। हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? सांगपो रिवर। आंसर भी देख लिया हमने। ओके, आंसर क्या आ जाता है हमारा? सांगपो। चलो आगे आ जाते हैं। द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया इज। तो आयरन स्टील प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसके लिए, या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, या विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है। चलो बहुत सिंपल है बेटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको भी ऐसा ही लगता है? टाटा स्टील लिमिटेड जो है ये जमशेदपुर में है, जो कि अभी फ़िलहाल झारखंड में है, और ये 26 अगस्त 1907 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। Which of the following separates India and श्रीलंका? इनमें से क्या है जो इंडिया को और श्रीलंका को सेपरेट कर रही है? कौन सी है? कुछ मनार है क्या? गल्फ ऑफ मनार। चलो चेक कर लेते हैं। द गल्फ ऑफ कैम्बे, द रान ऑफ कच्छ, द बे ऑफ बंगाल एंड द गल्फ ऑफ मनार। ऑप्शन नंबर डी हम चूज कर लेंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे या बे ऑफ बंगाल तो नहीं हो सकता, रान ऑफ कच्छ जो है ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता भाई, ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ही हो गया। तो क्या चूज करेंगे हम? ऑप्शन नंबर डी। दिस मूवमेंट इज समथिंग लाइक हवा में उड़ता जाए। ओके, चलो ऑप्शन नंबर डी हमने चूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे बेस्ट जो होता है ना बच्चा वो कौन सा होता है? ये याद रखना, कोल की क्वालिटी है, सो ये एंथ्रासाइट हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं लोअर क्वालिटी तो वो कौन सा हो सकता है? पीट हो सकता है। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। क्यों है ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? क्योंकि कोल अगर हम देखते हैं ना तो इसमें क्या होना चाहिए? हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो जिस भी कोल क्वालिटी में जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा कार्बन का, वो कोल उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। चूज कर लिया है हमने ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर इज कल्पक्कम। ओके, सो कल्पक्कम जो है ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। So first of all, if we are talking about Kalpakkam, so it is what?
अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर कहाँ पे है ये। सो इट इज इन ऑप्शन नंबर डी, which is in Tamil Nadu. It's known for nuclear plants. Okay, it is known for nuclear plants and which is started in March 1996 in Tamil Nadu. So complete information हमारे पास आ गई है। Next question पे हम jump कर लेते हैं। Next question is the word democracy is focused by demos and kratia, which are words of what? Okay, Greek, Latin, Spanish और English. सो डेमोक्रेसी जो कि बताती है कि यहाँ पे जो है रूलर नहीं होगा, बट वो लोग होंगे जो जिस पर्सन को चाहेंगे वो उनके लिए कंट्री को गवर्न करेगा, पीपल्स चॉइस। ओके, सो ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, मीन्स विल चूज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्शन इन इंडिया? एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेडली टाइम्स तो नहीं पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। सो वर्किंग ऑफ एन इलेक्शन इन इंडिया, आर्टिकल 19, 324, 300 और 368। चलो ऑप्शन रिवील कर देते हैं। इट्स ऑप्शन नंबर सी 324। सो हम इस नंबर को दिन में एक बार दो बार देखेंगे तो ये हमें ऑल टाइम लाइफ टाइम भी याद रहेगा। इट बिलोंग्स टू आर्टिकल 324 मीन्स इलेक्शन। चलो अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट्स को कौन सस्पेंड कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कब किए जाते हैं? जब सबसे पहले कि इमरजेंसी लगी हो, या कुछ पर्सन्स होते हैं जैसे क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं दिए जाते हैं, या फिर जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है उन्हें भी नहीं दिए जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे इसके चांसेस हो सकते हैं। कौन कर सकता है सस्पेंड? जुडिशरी, पार्लियामेंट इन इमरजेंसी पीरियड एंड नन ऑफ द अबव। So the correct option it would be option number C, which is in emergency period. Emergency जो है वो कौन डिक्लेयर करता है? President. Okay. Who is responsible for the registration of the voter? So voters का registration जो है ये कौन करता है? Governor, voters, political parties या election commission, इनमें से कौन करता है वोटर्स को रजिस्टर? ये सारा वर्क जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन का होता है, और वो एक पर्सन कौन होता है? इलेक्शन कमिश्नर। ओके, सो ये सारा वर्क किसके अंडर आ जाता है? इलेक्शन कमिश्नर के अंडर। विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड है, रिजिड या फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है या नन ऑफ द अबव? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। रूल्स रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ही एप्लीकेबल होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस, एनी क्लास, एनी जेंडर। ओके, बट ये टाइम टू टाइम या टाइम के साथ ये चेंज भी किए जा सकते हैं, तो इसलिए रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। Next question, what is marginal productivity of a labor in disguised employment? So first of all, marginal productivity से हम क्या समझते हैं? So marginal productivity means कि जब कोई person कुछ work करता है या उसे satisfaction मिल रहा होता है, so उसका number क्या है, मतलब किस percentage पे हम उसे रख सकते हैं। अगर कोई person disguised unemployment है, it means what? सपोज हम बात करते हैं ये एक एग्रीकल्चर फील्ड की, यहाँ पे जो है वो 5 पर्सन्स ऑलरेडी वर्क करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 पर्सन्स यहाँ पे वर्क करते हैं, मीन्स फादर, देन फादर के बाद उनके 3 सन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वर्क करते हैं, और उसमें से एक सन का जो है सन का भी सन उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। बट यहाँ पे एक और ब्रदर के जो है वो भी बेटे आ जाते हैं, 6 लोग हो गए हैं टोटल। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 5 पीपल की, बट यहाँ पे आ गए हैं टोटल वर्क करने के लिए 6। इट मीन्स जो 6th पर्सन है वो एडिशनल है, उसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो उससे फील्ड को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उसका कोई यूजफुल मोटिव उसका नहीं है। सो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा 0, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फ्रूटफुल फॉर दैट फार्म। सो विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए, विच इज 0. अदर ऑप्शंस आर मिनिमम, मैक्सिमम, 1, इतना हम देखेंगे ही नहीं, 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what the industrial unit is called which is run with the help of family members? अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि फैमिली मेंबर्स हेल्प करके चला रहे हैं आपस में, उसे क्या कहा जाता है?
Options: village industry, agricultural industry, cottage industry, small industry. It would be option number C, cottage industry, because cottage industry is a kind of industry which can be run by the family members and they basically work on the local things and the small scale of business which usually they run from their own house. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो होता है वो सब यहाँ पे आ सकता है हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में। दिवाली पे वो जो दिया मिलते हैं ना, और वो जो दिया बनाते हैं मिट्टी से, वो भी आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में। हम कहीं रोड साइड जाते हैं और हम देखते हैं कुछ स्पेशल जो चीज़ें होती है ना हैंडीक्राफ्ट की बनाई जाती है, कुछ ऐसे मेट्रेस बेचे जाते हैं या कुछ ब्लैंकेट्स होते हैं, तो वो सब पार्ट हो जाएगा एक कॉटेज इंडस्ट्री का। विल गो फॉर ऑप्शन नंबर C, cottage industry. Next question: where was the first mobile bank was established? A very good question. स्टार मार्क कर लो इसको, तो ये स्टार क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज का, ठीक है। सो अहमदनगर में है जो कि महाराष्ट्र में है, या फिर ये खारगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, या फिर ये है कोटा में जो कि राजस्थान में आ जाता है, और अदरवाइज इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इतना तो हम नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या कहता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, सो विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। व्हेन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्टेड? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शंस है अगस्त 1947, 15th, ओके, 26 जनवरी 1950, 2nd ऑफ अक्टूबर 1993 और 15th ऑफ अगस्त 2015। चलो आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2nd ऑफ अक्टूबर है भाई, गांधी जी का बर्थडे आ जाता है, तो गांधी जी के बर्थडे पे ये जो प्रधानमंत्री योजना है इसे स्टार्ट किया गया था 2nd ऑफ अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? सो इनमें से कौन सा सेक्टर आ जाता है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है भाई? हमारा आ जाता है ये जीडीपी पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री से रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर सी इज टर्शरी सेक्टर जो कि रिलेट करता है सर्विसेज से, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फॉरेन सेक्टर। चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा टर्शरी सेक्टर, बिकॉज जो इनकम है ना वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से रिसीव होती है। विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी, टर्शरी सेक्टर। ओके, सो नाउ इट्स कंप्लीशन टाइम। ये वीडियो हो चुका है यहीं पे कंप्लीट, और क्वेश्चंस हो गए हैं सारे, हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा ऐसा टॉपिक है विच यू वांट मी टू टीच द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।